उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ उठी है कि जम्मू कश्मीर से इस तरह के नगीने निकले हैं जिन्होंने पूरे देश में अपना लोहा मनवा लिया। यूपीएससी का हाल ही में रिज़ल्ट आया और उसमें जम्मू कश्मीर से इस तरह के नगीने निकले जिन्होंने पूरे देश में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। उसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त परसनजीत कौर बैठे हैं जिनकी रैंक 11th है यूपीएससी में, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया और क्या क्या इनके साथ मामलात रहे और किस तरह से सारा कुछ इन्होंने किया। परसनजीत कौर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमें बताइए इस वक्त किस तरह की खुशी है आपको, और जो पूरा आपकी जर्नी रही वो किस तरह की रही, और किस तरह से आपने इतनी बड़ी फीट जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन का इसमें कामयाबी ले ली। पहले तो बहुत खुशी हो रही है इस रैंक की और सिलेक्शन की। जहाँ तक जर्नी की बात है तो जर्नी बहुत लंबी थी और उसमें बहुत सी ऑब्स्टेकल्स भी आई होंगी, चाहे वो मटेरियल की एसेस से रिलेटेड था या फिर कहीं पे किसी की सपोर्ट हुई होगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा कोई गाइडेंस नहीं थी किसी की। मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट नहीं था पहले, तो बहुत सी ऑब्स्टेकल्स आई जी। तो सपोर्ट किसका रहा इस हवाले से? आपने जिस तरह से बहुत सारे लोगों को कोचिंग के लिए जाना पड़ता, पैसा खर्च करना पड़ता, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली डिफ़िकल्टीज़ क्या रहती हैं? डेफ़िनेटली बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। मैंने कोई कोचिंग नहीं इस्तेमाल की थी और मेरी सेल्फ़ स्टडी थी। तो डेफ़िनेटली मटेरियल का एसेस फिर वो मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है जो आपको पढ़ना होता है, बट जबकि मेरे पास वैसा कुछ नहीं था तो सब कुछ खुद अरेंज करना पड़ता था, तो वो बहुत ज़्यादा एक टफ़ चैलेंज था। बट जहाँ तक हेल्प की बात है तो पेरेंट्स का हमेशा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहा है, और टीचर्स ने भी और फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया है। अपनी कामयाबी के लिए आप किसको जो है ज़िम्मेदार ठहराते हैं? आप अपनी कामयाबी के लिए आप व्हाट इज़ द मेजर बैकबोन बिहाइंड योर सक्सेस? सबसे पहले तो ऑलमाइटी और उसके बाद पेरेंट्स। यहाँ पे परसनजीत कौर के बारे में आपको बता दूँ, ये पहले भी केस जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। केस एग्ज़ाम जो था ये ऑलरेडी केस ऑफिसर बन चुके थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम लिया और आईएएस के एग्ज़ाम में भी 11th रैंक हासिल की, जो बहुत बड़ी रैंक है। और चूँकि इसमें पूरी इंडिया में तकरीबन 850 के करीब थे, 850 के करीब आईएएस ऑफिसर हुए और उनमें से 11th रैंक थी, बहुत बड़ी रैंक थी। मैम, आपने पहले केस भी क्वालिफाई किया था, अभी आईएएस में भी आप आए, तो बड़ी फीट है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अभी आईएएस से? वेयर डू यू थिंक दैट यू वुड बी प्लेस्ड? फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और मोस्ट प्रोबेबली अपनी ही यूटी में। तो व्हाई डू यू वांट टू स्टे इन द यूटी? बहुत से रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इन्हीं लोगों से मोटिवेशन मिली है और अपने लोगों को सर्व करना हमेशा एक प्राउड की बात होती है। और सेकंड थिंग, होम इज़ ऑलवेज़ द होम, इसलिए। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश रहती है कि अपने लोगों के लिए वो कुछ काम करें, और हमेशा जो आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं उनका एक बड़ा रोल होता है सोसाइटी को डेवलप करने में। तो आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे गोल्स है सेट किए हुए हैं कि किस तरह से आप अपने कौम की जो है खिदमत कर सकते हैं? मेरा फोकस हेल्थ और एजुकेशन पे रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन जनरल अगर हम देखते हैं जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन दोनों सफ़र करती है, तो मेरा फोकस इसके ऊपर रहेगा। आप खुद एक रिमोट एरिया से आते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है रिमोट एरियाज़ में? जैसे आपने इतनी बड़ी फीट हासिल कर ली, शहरों में जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर है, उनको वो पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में भी पढ़ते हैं। आप एक रिमोट एरिया से आते हैं, पुंछ से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने इतनी बड़ी फीट हासिल कर ली। तो इस हवाले से क्या लगता है आपको कि इज़ देयर टैलेंट एंड डज़ दैट नीड टू बी नरिश्ड? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टैलेंट है रिमोट एरिया में, बट प्रॉब्लम होती है अपॉर्चुनिटीज़ की। उन लोगों को मतलब एसेसिबिलिटी नहीं होती है। अब जब हम बड़े कॉलेजेस के बच्चों को देखते हैं जो कि दिल्ली या किसी और जगह से पढ़े होते हैं, तो कॉलेज के लेवल पर ही उनको बहुत एक्सपोजर मिलता है, बट हम लोगों को वैसा नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मुझे नहीं लगता हमारे कॉलेजेस में कुछ और होता था, या ऐसा कुछ हमें नहीं अपॉर्चुनिटी मिली। तो टैलेंट तो है, बट उसको आगे बाहर निकालने का वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है।
मैम 2 बड़े एग्ज़ाम्स आपने क्वालिफाई किए हैं, इस हवाले से क्या सजेशन जो एस्पायरेंट्स है जो चाहते हैं कि इसी मकाम पे आ जाए, उनके लिए किस तरह की सलाह आप देंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हर इंसान का इक्वल कैलिबर होता है, बात उसको बस आगे यूज़ करने का होता है कंस्ट्रक्टिवली। हर इंसान कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है प्रोवाइडेड उसने हार्ड वर्क किया हो। जहाँ तक अप्रोच की बात है तो आपको जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर कर रहे हैं आपको उसके सिलेबस को अंडरस्टैंड करना चाहिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहिए। इसके साथ हार्ड वर्क, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। आपकी जर्नी पहले से स्टार्ट हुई होगी जब आपने कॉन्सेप्शुलाइज़ किया होता कि मैं आईएएस या केस ऑफिसर बनूंगी, तो कितना टाइम लगा और कितने साल लगे आपको इस मकाम पे पहुंचने की, फाइनली आपने ये जो किला था एक किस्म का आपने फतह कर लिया? आइडिया तो स्कूल डेज़ का था बट प्रिपरेशन करीब 4 to 5 ईयर्स तो प्रिपरेशन ने लिए ही है। तो डेली आप कितना टाइम पढ़ाई करते थे? जबकि मेरी मास्टर्स साथ चल रही थी तो मैं पूरा फुल फ्लेज्ड सिविल सर्विसेज को नहीं दे सकती थी बट 6 to 7 आवर्स डेली एवरी डे? हाँ जी। सो कमर तोड़ के पढ़ाई करनी पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल मैसेज क्या रहेगा यूथ के लिए और पूरी आवाम के लिए? यही मैसेज रहेगा कि हार्ड वर्क करते रहें, पेशेंस रखें और अपने ऊपर भी और ऑलमाइटी पर भी फेथ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी परसिंदरजीत कौर, एक बार फिर से आपको बधाइयाँ आईएएस क्वालिफाई करने के लिए। और आपने देखा कि इनका ये कहना है कि हार्ड वर्क ही इज़ ऑलवेज़ द की। सो हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज़ द की एंड हार्ड वर्क करें, पढ़ाई करें और अच्छे अच्छे मकामात पे पहुँचें। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।